आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे, माननीय अतिथिगण और सभी मित्रों, सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का इस वेब गोष्ठी में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमें गर्व है कि आज हमारे साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के सहायक निदेशक और त्रिनिदाद भारतीय और हिंदी के प्रचार में विशेष योगदान देने वाले डॉक्टर दीपक पांडे उपस्थित है। उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्रवासी हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन और शोध कार्य किया है और अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उनके व्यापक अनुभव और साहित्यिक योगदान से हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सेंट पीटर्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बिनुजा जोसेफ और हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सिंधु पी कौमा के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भी मैं स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम की संचालिका प्रोफेसर सिंधु टीए का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापक बंधु और शोध छात्र इसमें उपस्थित है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का यह सत्र हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत स्नेह और आदर के साथ स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ओके। सबसे पहले तो मैं इस मंच से जुड़े हुए सभी सज्जनों का जो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैंने पाया कि इसमें मेरे बहुत सारे मित्र भी शामिल हैं। उन सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। और सबसे बड़ा आभार हिंदी विभाग सेंट पीटर्स महाविद्यालय कोलंचेरी एर्नाकुलम का, जिन्होंने एक यह मंच तैयार किया कि जहां से मैं ट्रिनिडाद में जो मेरे अनुभव हैं उन अनुभवों को आपके साथ साझा कर सकूं। तो मैं कॉलेज के प्राचार्य और हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच के माध्यम से मुझे अपने ट्रिनिडाद के अनुभव और सभी हिंदी प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे मौका दिया है। तो शुरुआत अगर हम देखें तो अगर आप देखें कि भारत से बाहर मुझे जो है भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला 1915 में, और उसी के लिए मैं ट्रिनिडाद पहुंचा। और ट्रिनिडाद में रहते हुए जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मेरे अनुभव हैं, उनको ही मैं यहाँ साझा करूँगा। पहले सोचा था मैंने कि मैं पीपीटी के माध्यम से जो है ये अपनी बात रखूँगा, लेकिन किसी कारणवश जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो मैं अपनी बात को आगे कहता हूँ, आगे व्याख्यान के तौर पर ही चालू रखता हूँ कि अगर आप किसी को भी भारत से बाहर जाने का मौका मिलता है तो आप पाएंगे कि किसी न किसी रूप में आपको भारत उस देश में या उस स्थान में अवश्य मौजूद होगा, चाहे वह भाषाई स्तर पर हो, चाहे वह सांस्कृतिक स्तर पर हो। और उन देशों में या भारत से बाहर रहने वाले भारतीय ही उस भारत की सांस्कृतिक छटा से सराबोर नहीं रहते, बल्कि स्थानीय समाज भी जो है उस सांस्कृतिक माहौल में जुड़ जाता है और रमा हुआ आपको महसूस होता है। अगर हम बात करें कैरेबियन देश की तो आप पाएंगे कि कैरेबियन देश में लगभग 700 से अधिक द्वीप, टापू और रीफ मौजूद हैं। और यह जो है यह कैरेबियन द्वीप उत्तरी अमेरिका के एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इन द्वीपों पर समय समय पर फ्रेंच, यूरोपीय, ब्रिटिश, अमेरिका, इन आदि देशों के शासकों का आधिपत्य रहा है, और कुछ में तो आज भी आधिपत्य है। और हम सभी जो है वेस्ट इंडीज नाम से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज नाम की एक जो टीम है, क्रिकेट टीम है,
उसके मार्फत हमें इस वेस्ट इंडीज़ का जो है परिचय है। परंतु आप अगर विश्व के नक्शे में देखें तो आप पाएंगे कि वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश मौजूद नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेस्ट इंडीज़ एक संघ था, कैरेबियन देशों का एक संघ था, जो 3 जनवरी 1958 को अस्तित्व में आया और 31 मई को 1962 में वह समाप्त हो गया। और इसमें जो है लगभग 26 द्वीप शामिल थे और जो आज अधिकांश तौर पर वे स्वतंत्र देश बन गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो बहामास, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बरमूडा, एंटीगुआ, क्यूबा, हैती, डोमिनिका, गयाना, जमैका, बारबाडोस, सूरीनाम और भी ऐसे अनेक द्वीप हैं जिनके नाम हम यहाँ पर उसमें शामिल कर सकते हैं। और आपको यह जानकारी मिलेगी कि सभी कैरेबियन देश लगभग 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक इतिहास को साझा करते हैं और 1838 से लेकर 1917 के बीच इन देशों में गन्ना, कोको, नारियल आदि के जो ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच सरकारों द्वारा चलाए जा रहे बागान, कृषि उत्पादन के जो उपक्रम हैं, इनमें काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को शर्तबंदी व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मजदूर कैरेबियन में 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक ताकतों के माध्यम से उन कैरेबियन देश पहुंचे थे। और एक अगर हम आंकड़ा देखें तो कैरेबियन देशों में जो भारतीय बंधुआ मजदूर या गिरमिटिया मजदूर जो लाए गए थे, वे इस कालखंड में लगभग उनकी संख्या पर हम अगर जाएं तो लगभग 5 लाख से कुछ अधिक मजदूर वहां पर पहुंचे थे। और ये सभी मजदूर मूलतः बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से संबंधित थे। और कैरेबियन देशों की लगभग सभी देशों की परिस्थितियां लगभग एक समान थी कि भारतीय मजदूरों से कठिन परिश्रम और संघर्ष कराया जाता था। और ये सभी कठिन परिश्रम और संघर्ष को भारतीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों से संचित कर ये विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। मैं यहाँ पर यह बात भी उल्लेख करना चाहूँगा कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत में अपने एजेंटों, जिन्हें हम अर्काटियों के नाम से भी साहित्य में पढ़ते हैं, उनकी मदद से एक एग्रीमेंट स्कीम के तहत भारतीय मजदूरों को भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर, जैसे कि पत्थर हटाओगे तो सोना पाओगे, कम काम में अधिक कमाओ, आने जाने रहने की व्यवस्था कंपनी द्वारा, जो कमाओगे वो बचाओगे, इन सभी प्रलोभनों से जो है भारतीय मजदूरों को मॉरिशस, फिजी, अफ्रीका, कैरेबियन देशों में पहुंचाया गया था। इसी सपनों को लेकर अपने भाई बहन, अपने परिवारों से विमुख होकर ट्रिनिडाड बहुत सारे मजदूर भारत से बाहर और कैरेबियन देशों में पहुंचते हैं। और आज विश्व के अनेक देशों में हम पाएंगे कि भारतीय मजदूरों की तीसरी और चौथी पीढ़ी आप देखे पाएं तो उस देश के सर्वोच्च पदों पर हैं, जैसे वे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं। अगर हम ट्रिनिडाड की बात करें तो हम पाते हैं कि भारतीय मूल के जो गिरमिटिया मजदूरों की भावी पीढ़ी, जिनमें अगर हम नाम लें तो आदरणीय वासुदेव पांडे जी, आदरणीय कमला प्रसाद विशेषर जी, ये ट्रिनिडाड एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित कर चुके हैं। फिर उसी इतिहास पर हम वापस जाते हैं कि लगभग 1845 में ट्रिनिडाड और टोबैगो में गुलामी प्रथा समाप्त हुई और उससे जो वहाँ की आर्थिक बदहाली शुरू हुई और सभी अफ्रीकी गुलामों और दासों ने
वहाँ पर गन्ने, चाय, कोको बागानों में काम करना बंद कर दिया और उन्होंने मना कर दिया। और तब उपनिवेशवादियों को लगा कि उनका जो व्यवसाय है वह समाप्त हो जाएगा और उनकी सत्ता डगमगाने लगी। तो उन्होंने भारत से जो है वह मजदूरों को लाने का प्रयास किया और ट्रिनिडाड में फतल अल रज्जाक जहाज के माध्यम से 30 मई 1845 को 225 भारतीय मजदूर ट्रिनिडाड पहुंचे और यह क्रम निरंतर चलता रहा 1918 तक। और इस यात्रा में लगभग 1.5 लाख भारतीय मजदूर वे ट्रिनिडाड पहुंचे। अब आपको यह आश्चर्य होगा कि गिरमिटिया मजदूरों को भारत छोड़ने से पहले रोजगार के नियम और शर्तें नहीं बताई जाती थी। वे भारतीय एजेंटों और अर्काटियों के आश्वासन पर ही विश्वास कर लेते थे। और चूंकि इसका कारण सबसे बड़ा मुझे ऐसा महसूस होता है कि अधिकांश मजदूर अनपढ़ थे और अनपढ़ होने की वजह से वे आसानी से अर्काटियों के झांसों में आ जाते थे। परंतु जब वे ट्रिनिडाड पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जैसा अर्काटियों ने कहा था वह तो वातावरण वहां पर बिल्कुल वैसा नहीं है जिसके सपने अर्काटियों ने उन्हें दिखाए थे। और ब्रिटिश प्लांटर्स और निग्रो कर्मियों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा था या उनके वे विरोधी थे। भारतीय गुलामों को जब उत्तर, दक्षिण और मध्य ट्रिनिडाड में बैरक में रहने हेतु अलग अलग जगहों पर भेजा गया जहां उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। 10 बाई 10 के कमरे में लगभग 10 से 12 मजदूरों को रुकने की व्यवस्था की जाती थी। और यह भी एक दुर्भावना थी कि जब जो भारतीय यहाँ से गए थे उन्हें कुली नाम से संबोधित किया जाने लगता था। तो यह अपने आप में एक अपमानजनक स्थितियां थीं। खैर, जब मैं ट्रिनिडाड पहुंचा और मैंने पाया कि नेल्सन आइलैंड जो ट्रिनिडाड में है और आज वहाँ पर एक म्यूजियम चल रहा है, जब गिरमिटिया मजदूर वहाँ जाते थे तब वहाँ पर जो यातनापूर्ण जीवन था उनका, उसके बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो वह हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। और यह टापू कुछ ही महीने के लिए वहाँ पर आम जनता के लिए खुलता है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस नेल्सन आइलैंड को एक ऐसा स्मारक विकसित किया जाए जिससे कि जैसा कि आपने सुना होगा कि मॉरिशस में आप्रवासी घाट है। खैर, ये बहुत लंबी कहानी है कि कैसे मजदूर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि जहाँ भी भारतीय मजदूरों ने अपने खून पसीने से जो है वो पहुँचते हैं, वे एक सकारात्मक सोच के साथ पहुँचते हैं और उसी सकारात्मकता के साथ वे उस देश को अपना लेते हैं और उस देश के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। ट्रिनिडाड में भी, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि ट्रिनिडाड में भी भारतीय मजदूरों का शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुए, पर वे अपने संयम से डिगे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सत्ता पक्ष से जो उपार्जित कुली नाम था उसको सजीवता प्रदान की। गिरमिटिया मजदूर भारतीय लोक संस्कृति एवं सामाजिक विविधताओं की समृद्ध परंपरा को अपने साथ लेकर आए और उन्होंने न केवल उस परंपरा का संवर्धन और संरक्षण किया वहाँ पर, बल्कि उसे अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित किया है। और यही कारण है कि आज ट्रिनिडाड में लगभग 42% भारतीय मूल के लोग हैं और वे आज भी भारतीय पर्वों को, त्योहारों को, धार्मिक रीति रिवाजों को भारत की तरह ही आज भी वे मनाते हैं। वैसे तो ट्रिनिडाड को उत्सव प्रिय देश कहा जाता है, जहां पर 12 महीने लगभग कोई ना कोई बड़ा उत्साह और उल्लास होता रहता है। और भारतीय त्योहारों के अलावा भी वहाँ पर कार्निवाल, सोका मोनार्क, ये सभी वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हैं। मैं कुछ बातों पर यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप भारतीय संस्कृति को वहाँ पर देखना चाहें तो आपको
उस देश में मौजूद, ट्रिनिडाड में मौजूद लगभग जो मैंने जहाँ पर जितने मंदिरों की मैंने यात्रा की, लगभग 400 से 500 मंदिर होंगे, और लगभग सभी मंदिरों में भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां वहाँ पर विद्यमान हैं। और मैंने सोचा था कि मैं पीपीटी के माध्यम से कुछ मंदिरों की फोटो आपको दिखाता है, लेकिन भविष्य में कभी और उस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग सभी देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियां विद्यमान हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और यह प्राण प्रतिष्ठा उसी प्रकार की गई है जैसे भारत में मंदिरों में की जाती है। शिव, गणेश, दुर्गा, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, सरस्वती माता, 12 ज्योतिर्लिंग आदि सभी देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मंदिरों में विराजमान मिलेंगी। और आपको तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार हम भारत के जो छोटे छोटे मंदिरों को देखते हैं, इस प्रकार के मंदिर केवल आपको आर के अमन की उनकी स्थापत्य कला में आपको दिखाई देगा, पर आप पाएंगे कि अधिकांश मंदिर वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हैं। जैसे वातानुकूलित हैं, वे बहुत ही सब सुसज्जित चेयर हैं, उनके भोजनालय हैं, और इन मंदिरों में प्रातः और सांध्य वंदना होती है, पूजा पाठ होती हैं, यज्ञ होते हैं, कथा प्रवचन होते हैं, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का नियमित पाठ होता है, आरतियों का गायन होता है। ये सब अनिवार्य रूप से चलता रहता है। लेकिन रविवार के दिन स्पेशल पूजा पाठ की व्यवस्था हर मंदिर में होती है, और आप पाएंगे कि मंदिरों की जो स्थापत्य शैली है या जो उनकी बनावट है वह भारतीयता से सराबोर है। और आप अचंभा तो मुझे तब हुआ जब मैंने वहाँ ट्रिनिडाड में 85 फुट हनुमान मूर्ति देखी। अगर आप गूगल करें तो आप पाएंगे कि दत्तात्रेय टेम्पल, अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि 85 फीट हनुमान मूर्ति के आपको दर्शन होंगे। और वहाँ पर तो मैं उसका भी साक्षी बना कि लगभग वहाँ 24 घंटे जो है हनुमान चालीसा का कार्यक्रम जो है, पाठ का कार्यक्रम चलता रहता है। और भारत से बाहर, भारत में इवन मैंने 85 फुट की हनुमान मूर्ति नहीं देखी थी, लेकिन आप पाएं कि भारत से 18,000 किलोमीटर दूर आपको 85 फीट हनुमान मूर्ति के दर्शन होते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन कल्चर में NCIC, जिसे आप गूगल करें अगर देखें कि वहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन कल्चर है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCIC। इसके प्रांगण में अखंड हनुमान चालीसा पाठ का एक कार्यक्रम था, और जैसे ही मैं पहुंचा था उसके कुछ 2-4-10 दिन के अंदर ही मुझे उस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। और जब आप इस अखंड हनुमान चालीसा के पाठ में 8 से 10 हजार लोगों को उपस्थित पाते हैं तो आपका मन रोमांचित हो जाता है, और आप पाते हैं कि किस क्रम में कितने टोली की टोली आती जाती हैं, और कैसे पूरी तन्मयता के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ मधुर संगीत की धुनों में जो है वे प्रस्तुत करती जाती हैं। यह मेरे लिए बिल्कुल अद्भुत और एक नया अनुभव था, और भारत से बाहर इस प्रकार का अनुभव होना अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है। खैर, और चारों तरफ उनकी अगर हम देखें, जब नज़र दौड़ाई के चारों तरफ, तो हमने देखा कि महिलाएं चारों तरफ जो है, महिलाएं जो हैं लाल साड़ी और लाल वस्त्र में हैं। वहीं पर जो जब पुरुषों की ओर नज़र दौड़ाई तो हमने पाया कि चारों के लोग जो है कुर्ता पैजामा और भारतीय परिवेश में वहाँ पर उपलब्ध हैं। गेरुआ वस्त्र हैं, येलो पीले नीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो यह मेरे लिए एक बिल्कुल अद्भुत एक अनुभव रहा है। और एक और बात मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि ट्रिनिडाड में धार्मिक कट्टरता नहीं है। सभी धर्म के लोग मंदिरों में, सभी प्रकार के आयोजनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होते हैं, और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी मंदिरों में पूरी विधि विधान से पूजा करते हुए नजर आएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जब मिलता है कि जब आप मंदिरों में जाएं और मंदिर में पंडित उनके नाम पुकारता है, तब हमें मालूम चलता है कि ये
अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन जिस विधि विधान से वो पूजा में शामिल होते हैं उससे आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इनके बीच में धर्मों की विपरीत धर्म के लोग हैं। खैर, और मंदिरों में सत्यनारायण कथा, भागवत पुराण, गीता यज्ञ, गरुड़ पुराण जैसी ये पूर्णिमा व्रत जैसे ये सभी कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न होते हैं। और वहाँ पर जो एक सबसे बड़ी मुझे विशेषता लगी कि वहाँ पर भारतीय परंपरा कि जिसमें कि हम गुरु को बहुत ही सम्मान देते हैं, महत्व देते हैं, वह वहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिखती है कि वहाँ पर इस बात को मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जानती है कि जहाँ पर ये कहा गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताएं, तो यह चरितार्थ होते हुए वहाँ पर आप पाएंगे, क्योंकि जो पंडित है, पंडित जी के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, अगर मैं कुछ मंदिरों के नाम आपके साथ शेयर करूं तो आप गूगल कीजिएगा और उनके आर्किटेक्ट देखिएगा और उनके वहाँ के कार्यक्रम देखिएगा, जैसे त्रिवेणी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, एडिनबर्ग मंदिर, स्वाहा श्री राम धाम, तुलसी मानस मंदिर, शिवदास साधु शिव मंदिर और ऐसे अनेक अवोकाट आर्य समाज मंदिर, विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, दिव्य ज्योति मंदिर, कृष्णा मंदिर, ऐसे अनेक मंदिर आपको वहाँ पर नाम से मिल जाएंगे। और लगभग 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मैंने अधिकांश मंदिरों का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से बातचीत हुई और लोगों के विचार जाने, तो मुझे यह महसूस हुआ कि आज भी वहाँ के जो निवासी हैं वे भारतीयता से, भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और वे उसे अपनी बहुत बड़ी धरोहर मानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म और भाग्यवाद और मोक्ष को मनाया जाता है, मोक्ष को जो है मानते हैं और हम गंगा को जो है मोक्षदायिनी मानते हैं। ठीक इसी के चलते अब अगर आप पाएंगे विश्व में भी जो है भारतवंशियों ने गंगा को अपने पास आमंत्रित कर लिया है। कैसे? जैसे आप अगर नाम देखें कि मॉरिशस में गंगा तालाब है, उन्होंने वहाँ पर ही गंगा को जो है वो साकार करने का उपक्रम किया है। इसी प्रकार अगर ट्रिनिडाड में हम देखें तो ट्रिनिडाड में हिंदू प्रचार केंद्र के रविन्द्रनाथ महाराज ने वहाँ पर एक गंगा धारा की परिकल्पना को साकार रूप दिया है और हर साल काला पानी से गंगा धारा की यात्रा, यह कार्यक्रम जो है वह मूर्त रूप में वहाँ पर किया जाता है, जिसमें एक बहुत ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में एक नदी है, एक झरना है जिसका उद्गम स्थल है और वहीं पर भारत से विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न तीर्थ स्थलों की मिट्टी और जल ले जाकर उसमें जो है उन्होंने मिला दिया है और वे उसे गंगा धारा के नाम से जानते हैं और यह ट्रिनिडाड का पवित्र स्थल माना जाता है। तो यह तो कुछ बातें हुई हमारे मंदिरों की। फिर हम आते हैं बात वहाँ पर भारतीय त्योहारों की कि ट्रिनिडाड में जो भी भारतीय जो है मजदूर के रूप में आए, वे अपने साथ संस्कृति भी अपनी लेके आए और उन्होंने कोशिश की कि उस संस्कृति से वे संबल ग्रहण करके विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को संबल प्रदान करते रहे और उन रीति रिवाजों को और अपने त्योहारों को शुरुआत में तो वे छुप कर और फिर धीरे धीरे समूह बनाकर और उसका अनुपालन करते रहे। आप पाएंगे कि ट्रिनिडाड में जो नवरात्रि है, जो दशहरा है, जो दीपावली है, जो गणेश पूजा है या जो होली और शिवरात्रि हैं, ये बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और इनका स्वरूप बिल्कुल आप पाएंगे कि आपको अगर वहाँ पर आप हैं और इन उत्सवों में अगर शामिल हैं
तो आपको ये महसूस नहीं होगा या इस बात की कमी महसूस नहीं होगी कि आप भारत से बहुत दूर हैं। और इन अवसरों पर जो वहाँ पर आयोजन होते हैं उनसे तो ये लगता ही है आपको, ये आपको महसूस होगा कि आप भारत के ही किसी हिस्से के कार्यक्रम में शामिल हैं। अब हम अगर दीपावली की बात करें तो कार्तिक मास में एक ट्रिनिडाड की एक अलग ही रौनक होती है। मंदिर, घर द्वार, व्यावसायिक जो संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, इन सभी में विविध प्रकार की रोशनी की जाती है, वैविध्यपूर्ण जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देश के कुछ स्थानों पर तो ऐसी सजावट की जाती है कि उस सजावट को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी देश के कोने कोने में आते जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ट्रिनिडाड का जो सगवाना का फेलिसिटी है, वहाँ पर जो है जो पारंपरिक मिट्टी की दीपमालाओं की रोशनी की जाती है दीपावली के दौरान, वह बिल्कुल अलग, उसका अलग ही आकर्षण और उसका अलग ही वैभव होता है। साथ ही साथ उसकी चर्चा कई दिनों तक समाज में होती रहती है। और यह भी यहाँ पर मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि उस दीपावली के दौरान जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है उसको बंद कर दिया जाता है और केवल दिए के माध्यम से उस पूरे स्थान को रोशन किया जाता है। और यह भी बात है कि वहाँ पर दीपावली का राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मुझे लोगों से बातचीत के दौरान मालूम चली कि वहाँ के अधिकांश लोग कार्तिक मास में मांस मदिरा से दूर हो जाते हैं। वे सुबह शाम खाना खाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हम उपवास पर हैं, अर्थात वे मांस मदिरा से दूर हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा KFC ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है, लेकिन कार्तिक मास में उनकी जो आमदनी है वो बहुत नीचे गिर जाती है। और इसका कारण वही है कि जो वहाँ के लोगों में इस कार्तिक मास का महात्म्य है वह उन्हें इसके लिए मजबूर करता है। अनेक प्रकार के जो है पकवान और मिठाइयाँ आपको जो है वहाँ पर की सुगंध से आपको जो है भारतीय परिवेश से आपको अवगत कराएंगी कि आपको वहाँ पर, मैं सगवाना की ही एक अगर बात करूं कि जो NCIC का प्रांगण है, वहाँ पर भारतीय व्यंजन आपको, भारतीय मिठाइयाँ आपको सभी वहाँ पर उपलब्ध उस दौरान मिलेंगी। और जो सगवाना का NCIC का जो प्रांगण है वह, उसका नाम भी है दिवाली नगर। और यह दिवाली नगर का जो उस कार्तिक मास का वैभव है वह उस देश का बहुत बड़ा आयोजन है। और इस आयोजन में देश और विदेश की जनसंख्या तो भाग लेती ही है, वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उस देश के अनिवार्य रूप से उसमें शामिल होते हैं। और लगभग 1 महीने तक यह दिवाली सेलिब्रेशन वहाँ पर होता है। और औसतन लगभग 50,000 से 1 लाख के लोग जो है प्रतिदिन इस मेले में, दिवाली नगर में उपस्थित होते हैं, क्योंकि इस दौरान वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भारतीय सामान का बाजार लगा होता है, खान पान की व्यवस्था होती है। और रात में शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं की जाती हैं। यह मेरे लिए बिल्कुल इस प्रकार के आयोजन में शामिल होना, बिल्कुल यह मुझे एक जहां गौरव की अनुभूति देता है, वहीं मैंने भारत में इस प्रकार के आयोजन नहीं देखे थे। लेकिन आप पाएंगे कि भारत से 18,000 किलोमीटर दूर आपको इस प्रकार का अगर वातावरण मिले तो आप उस वहाँ की भारतीयता में अपने आप को सराबोर कर लेते हैं। NCIC के प्रांगण में आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि ICIC के पूरा दिवाली नगर के प्रांगण में मांस मदिरा क्या जो है वह निषिद्ध होता है। और इवन कुछ लोग आपको जब बाहर घूमते हुए मिलते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि क्यों भाई अंदर चलिए,
तब वह यही बताते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ। अशुद्ध हूँ मतलब ये है कि उन्होंने उस दिन जो है कहीं ना कहीं मांस मदिरा का उन्होंने सेवन कर लिया है। तो यह देखिए यह कितना बड़ा जो है उनका समर्पण है अपनी भारतीयता के प्रति। मुझे अनेक हर साल लगभग जब तक 5 साल तक था मैं उसमें, और मुझे इस दिवाली नगर में जाने का अवसर मिला। और आपको एक और बात बताता हूँ कि हर साल जो इनकी एक थीम होती है वो किसी न किसी भारतीय थीम भी भारतीयता से जुड़ी होती है। जैसे जब मैं पहुंचा था 2015 में, तब थीम थी देवी माँ, द डिवाइन मदर। 2016 में उन्होंने गंगा माँ के नाम से थीम दी थी। फिर हिंदू सिंबोलिज्म के नाम पर थी, हिंदू रिफॉर्म के नाम पर उन्होंने अगला वर्ष किया। तो हर वर्ष वे एक नई थीम के साथ में इस दीपावली का आयोजन करते हैं। और जिस भव्यता, श्रद्धा और भक्ति के साथ उल्लासपूर्ण वातावरण में दिवाली का त्यौहार ट्रिनिडाड में मनाया जाता है, शायद ही इस प्रकार का त्यौहार अन्य कैरिबियन द्वीपों में दिखाई देता हो, ऐसी मैं संभावना व्यक्त करता हूं। और जो इस मंच से जुड़े हुए आप सभी हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने वहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में या अन्य कैरिबियन देशों में यात्रा की हो, तो आपको यह पूरा वातावरण आपकी आंखों के सामने, और अगर आप उसमें शामिल हुए हो तो आपके सामने आ जाएगा। अगर हम दशहरे की बात करें कि जिस प्रकार से दिवाली भव्य मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार दशहरा का उत्साह भी जो है वह भव्य होता है। रामलीलाओं का अलग अलग स्थानों में आयोजन होता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की टोटल आबादी अगर हम देखें तो 13 लाख करीब होगी, लेकिन यहाँ पर छोटी बड़ी लगभग 100 से अधिक रामलीला कमेटियाँ हैं। और कुछ कमेटियां तो ऐसी हैं जो अपना, जब मैं वहां था तब वे अपना 100वां वर्ष मना रही थी, कोई 125वां वर्ष मना रही थी। और ये प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन और प्रदर्शन करती हैं। तो ट्रिनिडाड में रामलीला का इतिहास भारतीय मजदूरों के आगमन के साथ ही प्रारंभ माना जाता है वहाँ पर, और आज भी वे सक्रियता के साथ में वो रामलीला का मंचन कर रही हैं। और यहाँ तक कि इन 5 सालों में लगभग 3 या 4 कमेटियों को हमने रामलीला प्रदर्शन के लिए भारत भी ICCR के माध्यम से भारत में भी भेजा, और भारत के अन्य शहरों में उन्होंने अपने प्रदर्शन किए। अगर हम देखें कि मुझे जो वहाँ पर एक अलग प्रकार की रामलीला देखने को मिली, वह थी बाल रामलीला। हिंदू प्रचार केंद्र की यह बाल रामलीला बिल्कुल अलग अंदाज में है, बिल्कुल अनोखा अंदाज है कि वहाँ पर 5 साल से लेकर और 15 साल या 18 साल तक के बच्चे ही उस रामलीला में भाग लेते हैं। और वे बच्चे उस दौरान वे अपने घर नहीं जाते, बल्कि वे हिंदू प्रचार केंद्र में रहकर ही अपने एक सात्विक जीवन जीते हुए उन भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं जो रामलीला में होती हैं। अगर कुछ मैं रामलीला कमेटियों की बात करूं तो वहाँ पर हिंदू प्रचार केंद्र की अपनी रामलीला है, डो ब्लेस की रामलीला कमेटी है, फेलिसिटी रामलीला कमेटी है, फर्स्ट फेलिसिटी रामलीला कमेटी है, सांगरी ग्रांडे रामलीला कमेटी है, पांडव रामलीला कमेटी है, और भी पिनाल देवे रामलीला कमेटी, बैरकपुर रामलीला कमेटी, तरोबा रामलीला कमेटी, इस प्रकार की स्वाहा की रामलीला कमेटी, SDMS की रामलीला कमेटी। तो हम पाते हैं कि ये सभी संस्थाओं के विविध रामलीला ग्रुप और मंडली ऐसे अनेक रामलीला मंचनों के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधने का और उनमें अपनत्व के भाव को जगाने का काम करते हैं। तो भारतीय जो सांस्कृतिक मूल है, विश्व बंधुत्व की कामना हम इन रामलीला के माध्यम से वहाँ पर चरितार्थ होते पाते हैं। कभी कभी खुशी भी यह होती है कि देखिए कि राम जो है वे हिंदी में भी संवाद कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी संवाद कर रहे हैं।
और अधिकांश संवाद अंग्रेजी में होते हैं, क्योंकि दर्शक चूँकि अंग्रेजी भाषी हैं, तो इसलिए आप पाएंगे कि कितना एक अलग अनुभव होता है कि परिवेश और वस्त्र आभूषण सब भारतीय हैं, लेकिन जो संवाद हैं वे अंग्रेजी में हो रहे हैं। खैर, और आपको अगर अवसर मिले तो आप कभी इस दशहरे के अवसर पर वहाँ पर जाने का कार्यक्रम बनाइए और आप पाइए, उसका आप आनंद लीजिए कि कैसे भारत से बाहर आज लगभग 200 साल हो गए वहाँ पर भारतीय मजदूर पहुँचे हुए, आज भी दशहरा का पर्व कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है और भारत की जो सांस्कृतिक छवियाँ हैं वह कैसी वहाँ उपलब्ध हैं। फिर मैं आता हूँ होली पर। अब होली का त्यौहार भी ट्रिनिडाड में आप पाएंगे कि बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, और वहाँ पर होली नाम नहीं है, बल्कि वहाँ पर फगवा नाम है उसका, और वे फगवा नाम से वह बहुत प्रचलित है। और उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। और अगर हम हिंदू प्रचार केंद्र की देखें तो मुझे याद आता है कि उनका वे उस दिन पिचकारी उत्सव का आयोजन करते हैं। ट्रिनिडाड की फगवा फेस्टिवल कमेटी भी है, जो कि देश के कोने कोने में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैंने भारत में मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं चौताल आदि का जो है यहाँ पर का प्रत्यक्षदर्शी बन सकूं, लेकिन जब मैं ट्रिनिडाड पहुँचा तो मैंने पाया कि भारतीय संस्कृति के विविध स्वर वहाँ पर मुझे देखने को मुझे साक्षी होने का अवसर मिला कि वहाँ पर चौताल का आयोजन होता है, फाग का गायन होता है, और साथ ही साथ जो बॉलीवुड में जो गीत संगीत है जो होली से जुड़ा हुआ, वे सभी वहाँ पर जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनका लोग वहाँ पर आनंद लेते हैं। और लेकिन एक और भी बात है कि होली के अवसर पर मांस मदिरा का सेवन वर्जित रखा जाता है, वहाँ पर वर्जित है। तो यह वहाँ की उसकी शुद्धता है कि त्यौहार को वो इस रूप में लेते हैं शुद्धता के तौर पर, और वहाँ पर मांस मदिरा से दूरी बना के रखते हैं। फिर अगर हम देखें आजकल तो गणेश उत्सव भी ट्रिनिडाड में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, और वही प्रक्रिया लगभग होती है जो हमारे देश में मनाई जाती है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, सामूहिक रूप से सांस्कृतिक पूजा पाठ होती है, और उनका विसर्जन भी उसी जुलूस और गाजे बाजे नगाड़ों ताशा के संगीत के साथ होता है। और जब आप ये सब देखते हैं तो आपको वो ध्वनि कान में आ जाती है, बब्बा गणपति बब्बा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ। तो ये आप पाएंगे कि आपको ये सब त्यौहार आपको आपस में जोड़ते भी हैं, और 18,000 किलोमीटर दूर आपको भारत से जुड़े रहने में मदद भी करते हैं। फिर मैं आता हूँ थोड़े से भारतीय भोजन और व्यंजन की, कि ट्रिनिडाड में सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भारतीयता कूट कूट कर भरी है। अगर आज जो है थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वे उनका निर्वहन कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ हम भारत के लोग कर रहे हैं, लगभग थोड़े से 19-20 परिवर्तन के साथ वे लोग भी उनका जो है वह निर्वहन करते हैं। एक बात और, मैं चूंकि ये भारतीय व्यंजन और भोजन से जुड़ी है तो मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि मुझे जब यह जानकारी मिली कि जब भारतीय मजदूर भारत से वहाँ काम के लिए गए थे, और उसके बाद जब उनके बच्चे कभी स्कूलों में जाया करते थे या वे भारतीय मजदूर वे अपना भोजन करते थे, चूँकि भारतीयों का भोजन रोटी महत्वपूर्ण थी उनमें, तो वे रोटी को छुपा कर खाते थे, चाहे वे मजदूर हों और चाहे वे स्कूल विद्यार्थी हों, क्योंकि वह रोटी खाते हुए नहीं तो उनको जो है वे उनको उपहास के पात्र बन जाते थे। वहाँ पर जो दूसरे मजदूर हैं वे उनका मजाक बनाते थे। लेकिन अगर आज हम कुल आप देखें कि समय कैसे करवट लेता है, आज रोटी शब्द जो है या रोटी वह उस समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई है। और आप पाएंगे कि मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि जितने प्रकार की रोटी मैंने ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में खाई हैं, उतने प्रकार की रोटी मैं भारत में मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई। और आज रोटी एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय बन गया है, और
इस रोटी व्यवसाय ने वहाँ पर बहुत से लोगों का जीवन जो है बहुत ऊपर उठा दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रोटी शब्द पहले से लोगों की नाक कटती थी, अब आज वही रोटी शब्द वहाँ की शान बन गई है। और इसी संदर्भ में एक और भी बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जागा सिंह जो मॉरिशस के राइटर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा था कि जब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की उन्होंने यात्रा की, तो उसके बाद उन्होंने यात्रा संस्मरण लिखा और उसमें लिखा कि मैं कोट कर रहा हूँ कि आज रोटी कल्चर बिना तोप, तलवार, आइडियोलॉजी और व्यावसायिक आर्थिक दबाव के रोटी कल्चर संसार को जीते ना जीते, परंतु प्रेम और समन्वय के साथ पेट के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में सक्षम साबित हो रहा है। आज तो यह देखिए कोटेशन कितना महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि आज ट्रिनिडाड में रोटी के ऐसे रूप जिन्हें कि पेपर रोटी, स्किन रोटी, सादा रोटी, बशप शॉट, मिस्सी रोटी, दाल पूरी आदि ऐसी अनेक प्रकार की रोटियां उपलब्ध हैं और ये सभी वर्गों के दैनिक जीवन की आवश्यकता भी बन गई हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जितने प्रकार का भरता या चोखा, जिसे चूंकि भरता वो लोग कम कहते हैं, चोखा शब्द का प्रयोग करते हैं, जितने प्रकार का चोखा मैंने ट्रिनिडाड में खाया है, मैंने भारत में शायद ही खाया हो। और आज अगर ट्रिनिडाड में हम देखें कि आज ट्रिनिडाड में सभी प्रकार का भारतीय भोजन उपलब्ध है। भारतीय अधिकांश रेस्तराओं में जो है भारतीय भोजन की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और सार्वजनिक स्थलों पर भी आज भी लोग जो है मंदिरों में या शादी विवाह में पत्तल और दोने, केले और सुहारी के पत्तों में भोजन का स्वाद लेते हैं। तो यह सब भारतीयता का परिचायक ही है। और आप देखें कि अगर वहाँ के नाम अगर आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, जैसे अप्सरा, स्वाद, पालकी, दिल्ली दरबार, रसमलाई रेस्टोरेंट, नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट, गरम मसाला, इंडियन रसोई, पंजाबी ढाबा आदि आदि ऐसे अनेक रेस्टोरेंट हैं जो भारतीय व्यंजन वहाँ पर, भारतीय पकवान वहाँ पर, वे भारतीय स्वाद वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और फिर अगर मैं बाजार में आता हूँ, तो अगर आप जो आपके यहाँ पर भिंडी, लौकी, बैगन, टमाटर, तोरई, करेली, ये सब जो प्रचलित हैं बाजार की सब्जियों के नाम, ये सभी सब्जियां वहाँ पर उपलब्ध हैं और लगभग इसी नाम से ही जानी जाती हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि भारतीय योग का वहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा कारोबार है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा दर्शन ने विश्व को बहुत प्रभावित किया है। इसमें योग शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि मैं यह बात इसलिए भी जान पाया क्योंकि पहला जो विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करने का आयोजन का मुझे जो है दायित्व सौंपा गया, और उस दायित्व के माध्यम से जब मुझे मिला तब मैंने पाया कि ट्रिनिडाड में इतने अधिक जो है योगा सेंटर चल रहे हैं और वे सभी भारतीय योग को, भारतीय चिकित्सा पद्धति को वे का उपयोग कर रहे हैं। अब भारत से इतनी दूर अगर आप, जब उस दौरान मैंने योग सेंटर वालों को आमंत्रित किया तो लगभग पहली ही मीटिंग में 50 से 60 योग सेंटर के प्रतिनिधि जो है वहाँ पर उपस्थित हुए और हर वर्ष मुझे इसमें निरंतर प्रगति मुझे देखने को मिली। और 4 साल जो हमने 4-5 साल हमने वहाँ जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया, उसमें भाग लेने वाले स्थानीय लोगों की संख्या, उनका समर्पण और उसे अपने जीवन में उतारने की जो उनकी ललक है, वह अपने आप में हमें भारतीयता से जोड़ देती है। फिर हम बात करें, अगर हम शिक्षण संस्थानों की बात करें जो वहाँ पर भारतीयता को बढ़ा रहे हैं, तो हम पाते हैं कि सनातन धर्म सभा के लगभग वहाँ 55-56 स्कूल हैं और कॉलेज हैं, स्वाहा इंटरनेशनल के स्कूल कॉलेज हैं, चिन्मया मिशन के वहाँ कॉलेज हैं, भारतीय विद्या संस्थान, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन कल्चर, हिंदू प्रचार केंद्र
आर्य प्रतिनिधि सभा, और ये सभी जो है वे भारतीय संस्कृति एवं भारतीय नैतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं और पूर्ण समर्पण के साथ में वे कार्य कर रहे हैं। खैर, समय बहुत हो रहा है तो मैं और आपको एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप पाएंगे कि जब सुबह आप किसी से मिलते हैं वहाँ पर, तो व्यक्ति आपको जब जो राम राम कहता है, सीताराम कहता है, जब तो आपको कितना अच्छा लगता है वहाँ पर कि एक ऐसे देश की कल्पना कभी हमने की नहीं कि इतनी दूर जो है कोई हमें इस प्रकार के संबोधन भी दे सकता है। तो वहाँ पर ये संबोधन ही है सीताराम। खैर, और आज अगर हम देखें वहाँ पर कि जो भारतीय कला और संस्कृति का भी वहाँ बहुत ही विस्तार है। अगर हम पाएँ तो 9 से 10 रेडियो चैनल भारतीय संगीत के मधुर गीतों से सुसज्जित कार्यक्रम 24 घंटे चलाते रहते हैं। और जो गानों का खजाना अगर ट्रिनिडाड वासियों ने अपने पास रखा है, अगर आज हम भारत में ढूंढें तो हो सकता है कि उतना खजाना हमें ना मिल पाए। भारतीय जो कला और संगीत को वहाँ समर्पित कलाकारों की, विद्यालयों की, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। भारतीय वाद्य, नृत्य, गायन से जुड़े अनेक संस्थान उच्च कोटि के हैं और विश्व पटल पर अपनी ख्याति को स्थापित भी कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीविज़न कार्यक्रमों में भी भारतीयता से जुड़े हुए कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। और अपनी बात मैं आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ट्रिनिडाड में कोई ऐसा गाना भी जो है उनका लगभग उसकी लोकप्रियता इतनी हो जाए कि लोग उसे कहने लगें कि नेशनल सॉन्ग है वह। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक जो गाना है हमारा, सुहानी रात ढल चुकी है ना जाने तुम कब आओगे, इसकी लोकप्रियता इतनी है कि वहाँ का कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके बिना अधूरा माना जाता है। खैर, ये बहुत बड़ा एक विषय है जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बढ़ते हुए कि आप अगर पाएंगे कि ट्रिनिडाड में आपको भारतीय शहर हैं या गली हैं या रास्ते हैं या संस्था के नाम में अभी आपको हिंदी के व्यवहार या भारत से जुड़े हुए नाम मिल जाते हैं। जैसे अगर मैंने वहाँ देखा कि कलकत्ता गली, दिल्ली गली, लखनऊ, आगरा, पटना गलियाँ हैं। अगर विलेजों में देखें हम, जो गांव के नाम हैं, हिंदुस्तान नाम है एक जगह का, गांधी विलेज है, बैरकपुर है। अगर देखें हम कि दयानंद मेमोरियल वहाँ पर संस्था का नाम है, जागृति टीवी का नाम है, स्वाहा संस्था का नाम, चिन्मया मिशन, पार्वती गर्ल्स कॉलेज, शिवा गर्ल्स कॉलेज, कृष्णा स्कूल, शिव संगीत महाविद्यालय, ऐसे अनेक नाम वहाँ पर प्रचलित हैं। और वास्तव में जो है भारतीयता के ये सभी द्योतक हैं जो भारतीय कला, संगीत और संस्कृति के उन्नयन में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय ना हो, मैं अब थोड़ी सी बात करता हूँ कि आपके साथ में हिंदी की। मैडम, समय है ना अभी? जी जी, आप बोलिए। थोड़ी सी बात मैं करूँगा वहाँ पर हिंदी बात की। नहीं, आप बोलिए, अब तो मजा लगता है कोई बात नहीं। हमारे जी हमारा मैडम, कौतूहल है इसको सुनने के लिए। जी, बहुत कुछ है वहाँ पर, उसको मैं दिखाता आपको अगर उससे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन खैर कभी और उसको हम पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि एग्रीमेंट के तहत भारतीय मजदूर वहाँ पर गए तो वे अपने साथ ही हिंदी भी ले गए, वे अपने साथ अपनी संस्कृति ले गए, वे अपने साथ रामचरितमानस ले गए, हनुमान चालीसा ले गए और छोटे मोटे कुछ गुटके ले गए, जो कुछ देवी गीत के, कुछ उसके, और वही उनके एक जो संबल का कारण बने। और सभी जो है ये सभी यात्री एक ही जहाज के सहयात्री थे, इसलिए वे सभी जहाजी भाई बंधु बने और एक दूसरे के हिमायती भी बने, और वे आपस में ही भोजपुरी, अवधी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करते रहे। और यह जो प्रयोग है आज भी 200 वर्षों बाद भी वहाँ पर किसी न किसी रूप में वहाँ पर जीवित है, और जब आप उनके बीच बात करते हैं तो आपको वह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम विधिवत रूप में पाते हैं कि ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में जो
हिंदी की पढ़ाई स्कूलों में प्रारंभ हुई, उसका श्रेय जाता है कनाडा की मिशनरियों को, जिन्होंने हिंदी को किसी कारणवश गीतों के माध्यम से, हिंदी रायम के माध्यम से वहाँ अपने पाठ्यक्रम में उन्हें हिंदी को शामिल किया। अगर हम देखें सनातन धर्म महासभा और स्वाहा, चिन्मय मिशन, इन सभी ने भी जो है व्यक्तिगत प्रयासों से हिंदी का खूब प्रचार और प्रसार उस ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में किया है। और अगर आज हम वहाँ पर एक गायन परंपरा की बात करें कि हिंदी गीतों की वहाँ बहुत ही प्रभावी और बहुत ही एक समृद्ध गायन परंपरा वहाँ पर आज भी विद्यमान है। और जो मैंने अभी पूर्व में कहा कि लगभग 6-7 ऐसे स्टेशन हैं वहाँ पर जिसमें 24 घंटे हिंदी गानों का प्रसारण हो रहा है। और आपको मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि एक बार, अच्छा छोड़िए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में गानों में प्रयुक्त हिंदी जो शब्द हैं, उनके वहाँ के जो गायक हैं वे अर्थ नहीं समझते। कि अगर उनसे आप कहो कि बैठ जाओ, तो हो सकता है कि उसका वह अर्थ ना समझे, लेकिन जब उन्हें उच्चारण करना है अगर गाने में, तो वह इतना साफ और शुद्ध उच्चारण करते हैं कि आपको ये भ्रम हो जाता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छी हिंदी अवश्य जानता होगा। और आपको यह भी मैं बताना चाहूँगा कि आज ऐसे बहुत सारे उत्कृष्ट स्तर के गायक हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, और वे बहुत से ऐसे गायक हैं जो इस गायकी को अपना उनकी जीविका का साधन है। और हिंदी शिक्षण की बात वही मैं आगे आपको ले जाना चाहता हूँ कि मिशनरियों ने जो है हिंदी का शुरुआत में बीज बोया। फिर इसके बाद में बहुत सारी संस्थाएं सामने आई कि गिरमिटिया मजदूरों के जो प्रबुद्ध जो सदस्य थे, उन्होंने अनेक कोनों में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना की, और उनका उद्देश्य ये था वसुधैव कुटुंबकम की या विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर उन्होंने जो है और समाज और परिवार के उत्थान के लिए संस्थानों का निर्माण किया, और जिनमें सनातन धर्म महासभा, नारायणी सभा, आर्य सभा, स्वाहा, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन कल्चर, आसजा, कबीर मठ, भारतीय विद्या संस्थान, हिंदी निधि, ये सब आज वहाँ के ऐसे संगठन हैं जो बड़े लंबे समय से वे हिंदी के प्रचार और प्रसार में सहयोग कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात इन्हीं पर केंद्रित रखना चाहूँगा कि सनातन धर्म महासभा में हम पाते हैं कि लगभग 56 से 58 उनकी संस्थाएं हैं। 200 मंदिर उनके अंतर्गत सनातन धर्म महासभा के अंतर्गत हैं। रेडियो जागृति है, FM रेडियो है, TV है, पंडित परिषद है उनकी, इंडियन कैरेबियन म्यूजियम ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, जहाँ के माध्यम इन सभी के माध्यम से वे हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दे रहे हैं। एक और बात मैं अपनी यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि एक बार ऐसे ही चूँकि मेरी नियुक्ति द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति के नाम पर हुई थी, इसलिए मैं भी बहुत उत्साही था। और मैंने अब हमारे हाई कमिश्नर थे आदरणीय श्री विश्वदीप डे जी, मैंने उनसे कहा कि सर एक काम करते हैं हम लोग कि जो सनातन धर्म महासभा जो SDMS के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सत महाराज, अगर आप देखें सत महाराज के उल्लेखनीय योगदान है उस देश में, तो सत महाराज से हम विचार विमर्श करें और उनसे निवेदन करें कि उनके जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में हम अनिवार्य रूप से हिंदी का अध्ययन अध्यापन करें। तो आप जब हम उनसे मिलने गए तब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जब हम वहाँ पहुँचे और उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उच्चायोग इस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, तो हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और हम तो ये चाहते ही हैं, लेकिन क्या आप दोनों अधिकारियों के जाने के बाद भी यह वैसी सहायता हमें मिलती रहेगी नहीं, इसमें हमें बहुत जो है थोड़ा असमंजस है। अगर आप हमें यह बता दें कि हाँ यह नियमितता बनी रहेगी और हमें जो है हिंदी का नियमित अध्यापक मिल जाएगा तो हम इसे कर सकते हैं। तो उस समय पर ये हमारी विडंबना हुई कि हम एक साथ ये इतने शिक्षक वहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाए।
बहुत सारे स्कूलों में हमने उनके हिंदी कक्षाएं प्रारंभ की, तो हम पाते हैं कि सनातन धर्म महासभा जो है वह अपने स्कूलों में या बहुत ही हिंदी के प्रचार प्रसार में काम कर रही है। फिर हम आते हैं आर्य प्रतिनिधि सभा। आर्य प्रतिनिधि सभा में भी जो है आज वहाँ उनके लगभग 9 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं और वे अनिवार्य रूप से वहाँ पर हिंदी और संस्कृत का अध्यापन करते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो भारतीय वैदिक शिक्षा और क्रियाकर्म है, क्रियाकांड है, उनका भी वे निरंतर आयोजन करते हैं। और फिर अगर हम चिन्मय मिशन को देखें तो स्वामी प्रकाशानंद के मार्गदर्शन में चिन्मय मिशन में हिंदी के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ हिंदी से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका आयोजन चिन्मय मिशन में होता रहता है। फिर मैं बात करता हूँ हिंदी निधि की। हिंदी निधि में चंका सीताराम जी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हिंदी संस्था में हिंदी निधि के संस्था के माध्यम से जो है वे हिंदी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि ट्रिनिडाड सरकार भी हिंदी निधि के माध्यम से वहाँ के कुछ सरकारी स्कूलों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए हिंदी निधि के हिंदी शिक्षकों की सहायता लेता है। और निरंतर यह हिंदी अध्यापन लंबे समय से चला आ रहा है। और हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदी निधि के सहयोग से ही ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर मैं बात करूं अगर भारतीय विद्या संस्थान की, तो भारतीय विद्या संस्थान ने भी भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा और हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आपने नाम सुना होगा कि प्रोफेसर हरिशंकर आदेश ने हिंदी के, संस्कृत और भारतीय संगीत की शिक्षा के उद्देश्य से ही इस संस्थान की स्थापना की थी। और यह संस्था निरंतर इन कार्यों को कर रही है। आदेश जी ट्रिनिडाड और टोबैगो के सबसे बड़े एकमात्र ऐसे मैं कहूँगा हिंदी रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। आदेश जी ने केवल ट्रिनिडाड और टोबैगो में ही नहीं बल्कि उन्होंने कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए काम किया है और वहाँ की जनता उन्हें गुरुदेव के नाम से स्मरण करती है। खैर, बहुत ही लंबा विषय है। वैसे अगर हम देखें कि वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय में भी भारत सरकार की ओर से हिंदी चेयर की स्थापना की गई है और हिंदी चेयर के माध्यम से हिंदी के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था भारत सरकार उसमें सहयोग कर रही है। और अभी तक लगभग इस योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, जिनमें कि प्रोफेसर त्रिलोचन पांडे, प्रोफेसर सुभाष कुमार, डॉक्टर वी राज जगन्नाथन जी, डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, डॉक्टर राजकुमार डफू जैसे विद्वान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी हिंदी के प्रचार प्रसार का जो अपना दायित्व निभाया और लोगों में एक नई जागृति पैदा की है। और फिर 2-3 बातें आपको बताते हुए, आपके समक्ष रखते हुए कि भारत सरकार के जो भारतीय उच्चायोग है वह भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है। अगर हम देखें कि ट्रिनिडाड के अनेक स्थानों पर हिंदी कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है जिनमें स्थानीय शिक्षकों की सहायता से हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 20 से 25 स्थानों पर हिंदी कक्षाओं की व्यवस्था की और वहाँ पर नियमित हिंदी का शिक्षण कराया। इसके मुझसे पूर्व भी जो भारत से गए विद्वान हैं उन्होंने भी इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा था तब मैं इस बात से खुश था कि लगभग उस समय पर हिंदी सीखने वाले लगभग 3 से 4 हजार विद्यार्थी हिंदी सीख रहे थे और हमारी कक्षाओं में नामांकित थे। खैर,
फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो हिंदी प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत जो है, हर साल 4-5 विद्यार्थियों को फुल स्कॉलरशिप पर भारत में और केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी अध्ययन के लिए वह स्कॉलरशिप देती है, और पूरा खर्च जो है वह भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और मैं तो यहाँ पर आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आज लगभग मैंने जब अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 150 ऐसे विद्यार्थियों को खोजा जो हमारे इस योजना का लाभ उठा चुके थे, और वे किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े थे। और आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि सनातन धर्म महासभा के जो वर्तमान जो धर्माचार्य हैं, डॉक्टर राम प्रसाद परसराम जी, और इसके पूर्व के जो धर्माचार्य हैं पंडित उत्तम महाराज जी, पंडित कृष्णा महाराज जी, वे भी इस योजना के लाभार्थी थे। और यह बहुत ही हिंदी के प्रचार प्रसार में यह बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार का है। भारत सरकार ICCR स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को भारत में उच्च शिक्षा में अध्ययन की सुविधा देती है, और विद्यार्थी यहाँ हिंदी का अध्ययन करते हैं। फिर एक और मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब मैं ट्रिनिडाड में था, तो चूंकि हिंदी साइन बोर्ड में दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमने एक यह प्रयास किया कि हमने जो वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं थी, हमने उनसे बातचीत की कि क्या आप हिंदी में भी जो है वहाँ का बोर्ड लगाएं, हिंदी में भी अपना बोर्ड लगाएं, और उन्हें हमें प्रेरित किया। और इस प्रेरणा के साथ साथ हमने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि सर आप जो है जो खर्च हिंदी के साइन बोर्ड बनाने में आएगा, वह उसका जो वहन जो है वह भारत सरकार करेगी। और उस दौरान लगभग 20 से 25 संस्थाओं के नाम वे हिंदी में वहाँ पर दिखाई देने लगे थे। तो मैं यह बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर दृष्टिगत नहीं हो रहे थे वो, तो वह हमें लगा कि हम ये हिंदी के शब्द वहाँ दिखाकर लोगों को हिंदी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं वैसे, लेकिन अब मैं अपनी बात को कुछ इन बातों के साथ में समाप्त करूंगा कि एक बार मैं वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गया, तो मैंने वहाँ उनसे कुछ महिलाएं आपस में हिंदी में बात कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बड़ी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, क्या आप लोगों ने ये हिंदी कहाँ किस जगह सीखी है? तो उन्होंने बताया कि हमें लिखना और पढ़ना नहीं आता, बल्कि हम केवल बोल सकते हैं। और यह बोलना जो हमने सीखा है वो हिंदी सीरियल देख के, हिंदी फिल्मों से जो है ये व्यवहारिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है। तो यह देखिए कि ट्रिनिडाड और टोबैगो की जो वादियां हैं, जो वातावरण है, उसमें हिंदी कैसे व्याप्त है। और एक बात मैं अपनी यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ पर आप पाएंगे कि जो भारतीय संगीत का जो वहाँ पर जो नकल करते हैं, वह हूबहू आपको किशोर कुमार की आवाज़ में और अन्य गीतकार मतलब गायकों की आवाज़ में वहाँ पर आपको गाने वाले लोग मिल जाते हैं। यही नहीं, बल्कि जो हमारे सोहर हैं, कोहबर है, फाग है, बिरहा है, ठुमरी है, चैती है, चौताल है, ये सब जो है ये लोक गायन की जो परंपराएं हैं, वे वहाँ पर गा रहे हैं और प्रसिद्धि भी पा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है। और हरिशंकर आदेश जी का जो मैं बात आपसे कर रहा था अभी शुरुआत में, तो उन्हीं की बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आदेश जी ने अपना जो पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, भारतीयता के प्रचार प्रसार, हिंदी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाया, और उनका जो भाव बोध था वो व्यापक और मानवता की रक्षा के साथ ही सर्वे भवन्तु सुखने को चरितार्थ करता है। उन्होंने बहुत से महाकाव्य लिखे, बहुत सी काव्य रचनाएं लिखी, और उन्होंने अपने महाकाव्यों में काव्य शास्त्रीय परंपराओं का भी जो है निर्वहन किया है। और भारतीय पौराणिक ज्ञान को आदेश जी ने अपने काव्य से
वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय, सत्यम शिवम सुंदरम का आख्यान किया है। मैं अपनी बात को उनकी ही 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा, जहाँ पर वे कहते हैं कि जिंदगी को गीत मानता हूँ मैं, मृत्यु को मीत मानता हूँ मैं, हार कहना असत्य जीवन को, कर्म की जीत मानता हूँ मैं। इसी प्रकार के भाव वे अन्य स्थानों पर भी कहते हैं। और इस विश्व कल्याण की जो भावना कहते हैं, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जहाँ वे कहते हैं, आह्वान भी करते हैं वे, हे जग जननी दो मुझे ऐसे शुद्ध विचार, हे जग जननी दो हमें ऐसे शुद्ध विचार, भेदभाव भूलें सभी विश्व बने परिवार, भेदभाव भूलें सभी विश्व बने परिवार, धर्म जाति और वर्ण का भेद होए निर्मूल, पृथ्वी से मिट जाए माँ भेदभाव की मूल, मिट जाए आतंक का वसुधा से ही नाम, सभी सुखी समृद्ध हों जीवन लिए ललाम। आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे सुना, और बहुत ज़्यादा मैंने आपका समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आयोजकों को और कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर आदरणीय सिंधु जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने ट्रिनिडाड में व्याप्त भारतीयता और कुछ हिंदी के बारे में आप सबके सामने कुछ बातें रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसे Thank कि you, हम जानते हैं, आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक निदेशक हैं। आपने अपनी व्यस्तता के बीच भी आप हमारे साथ तो समय निकाल कर बोलने के लिए तैयार हुए और त्रिनाद के अपने अनुभवों को हमारे सामने तो हमारे साथ साझा किया। हमें लगा कि हम तो बहुत लेट हो गए हैं आपको बुलाने के लिए जिसे हमने तो सोचा कि हमारे विभाग के हमारा विभाग का इस साल तो दिसंबर में हमारे हिंदी विभाग शुरू होकर 25 साल तो पूरा हो रहा है, तो इसी के सिलसिले में एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। तो कौतूहलवश हमने तो रेखा इस तरह का एक विषय है, गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान। तो गिरमिटिया देश जब हम वो विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए फिजी गए थे, तब वहां के लोग अपने आप को गिरमिटिया बोलने पर बहुत पसंद करते हैं, खुश भी रहते हैं। लेकिन हमें लगा कि वो प्रवासी से अलग है, प्रवासी लोग वो प्रवासी शब्द पसंद नहीं करते हैं, ऐसा तो वे लोग बताते हैं। लेकिन गिरमिटिया वाले तो गिरमिटिया शब्द पसंद भी करते हैं और हमारा स्वागत भी करते हैं वे लोग। तो कौतूहलवश हमने तो ऐसा एक विषय रखा था। जब मैंने तो वो उसका ब्राउशर साझा किया, वो तो दिसंबर में है, 4, 5, 6 तारीख को इंटरनेशनल सेमिनार। तो जब मैंने वो ब्राउशर साझा किया, तब दीपक जी ने मुझे मैसेज किया और फोन किया कि वे बोलेंगे त्रिनाद पर और प्रवासी साहित्य पर बोलेंगे ऐसे एक वादा दिया है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो इस प्रकार जो भारत के आदिवासी साहित्य पर तो हम सुनते हैं, उसका कुछ अंश जब सुनते समय तो हमें लगता है कि वो हमारा ही एक पार्ट है। लेकिन जो त्रिनिदाद है वो तो हमसे दूर एक अनजान देश है हमारे लिए। उसका उसकी एक छवि आपने हमारे सामने रखी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आगे भी मैं सूचना भी देना चाहूंगी कि दीपक जी की पत्नी नूतन पांडे जी भी वो मॉरिशस पर बोलेगी। मॉरिशस पर आगे हम उसका भी इंतजार करते हैं, नूतन पांडे जी का भाषण। और कुछ लोग तो फिजी विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापक बंधु तो उस पर फिजी के साहित्य पर भी बोलेंगे, ऐसा वादा किया है। तो आप लोगों को हम
असल में हम बुलाना चाहते थे सभी लोगों को, फिजी से, मॉरिशस से, गयाना से, लेकिन तो हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए तो इस प्रकार का एक आयोजन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपके प्रति हमारे कॉलेज का और हमारे विभाग का आभार हम प्रकट करते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि वो जी। जो नई पीढ़ी है, जो पहले वे मजदूर बनकर गए थे और आप बोले कि प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच गए हैं और भारत की संस्कृति को लेकर वे जी रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या उनकी नई पीढ़ी भारत को एक्सेप्ट करती है या वहां के ट्रिनिदाद की संस्कृति को? देखिए, अब मैं आपको ये बहुत ही रोचक किस्सा आपने सवाल पूछा। ऐसा है, अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो भारत के प्रति उनकी भावनाएं क्या हैं, ये मेरे एक संस्मरण से आपको समझ में आ जाएंगी कि हम भारत सरकार की एक योजना है नो इंडिया प्रोग्राम, और हम नो इंडिया प्रोग्राम के तहत वहाँ के युवाओं को भारत भ्रमण के लिए भेजते हैं। और इसी प्रकार की योजना हमने चलाई बुजुर्गों के लिए शुरू की कि जो 50-60 साल से ऊपर है उनमें हम 10 लोगों का 15 लोगों का ग्रुप बनाकर भारत भेजेंगे। तो उनको जो अक्षम है, जो आर्थिक स्थिति उनकी नहीं है कि वह अपने भारत दर्शन कर पाएँ, तो जब आपको यह जानकर, देखिए आप सभी को यह बड़ा आश्चर्य होगा कि एक तो वो भारत नहीं बोलते हैं, वह भारत भूमि को भारत माता बोलते हैं जी। उनके मन में ये भाव है। दूसरा है, जब वो पहली बार भारत भूमि पर अपना कदम नहीं रखते, जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं सबसे पहले वे अपना माथा मातृभूमि पर लगाते हैं। वह कहते हैं, उनका मानना ये है कि हमारे पूर्वज तो लौट कर इधर भारत नहीं लौट पाए, अगर हम भारत माता के आपको माथे पर लगा लेते हैं तो हम सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित कर पाएंगे। तो यह भावनाएं हैं उनके पास में, और भारत उनके लिए हम मतलब जितना आप और हम आपस में लड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके मन में वे भारत के प्रति वे लगाव रखते हैं जी, है ना। और चूंकि मैं तो इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा कि जब लोगों ने अपने बात बताई कि जब वो भारत और हमने उन्हें भेजा और भारत से जब वो लौटते हैं तो वो किस प्रकार से रो रो कर अपनी भावनाओं को जो है मतलब खुशी में उनके आंसू निकलते हैं, वे समाज के सामने बताते हैं कि भारत क्या है। क्योंकि उन्होंने जो सुना था, जो देखा था, वो अपनी पीढ़ियों से भारत का वो पिछड़ा मतलब 200 साल पहले या 150 साल पहले की उनकी माता पिता या दादा दादी ने उनको बताया था। लेकिन अब भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वे हमेशा भारत की उन्नति से खुश होते हैं और उनकी भावनाएं भारत के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम दिलीप है। हाँ जी। मेरा एक सवाल है कि आजकल वेस्ट इंडीज प्लेयर्स में इंडियन ओरिजिन का प्लेयर्स नहीं दिखता है। पहले श्रावण दे, चंद्रपोल दे, अभी नई टीम में सब लोग नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए बहुत सारे लोग अभी भी खेल रहे हैं जो बहुत अभी अच्छा। दूसरा एक और भी है, आपको दिखाई देते हैं कि वे जो है उनके बाल हैं जो अलग घुमावदार हैं, वो वातावरण की वजह से है, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। और जब मैं पोलार्ड से मिले हैं आप, या पोलार्ड के बारे में जानते हैं? पोलार्ड की जब वो आते हैं हमारे एम्बेसी में, तो वो कुर्ता पजामा में आते हैं। उनके बच्चे जो 2 लड़कियां हैं उनकी छोटी छोटी, वो सलवार सूट में आती हैं, उनकी पत्नी सलवार सूट में आती हैं। तो देखिए, तो केवल ये हम लोग अधिकांश जो प्लेयर हैं वे भारत, चूंकि वेस्ट इंडीज अपने आप में केवल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नहीं है, जो मैंने पूर्व में कहा अपने भाषण में कि वेस्ट इंडीज जो है गयाना और अलग अलग द्वीपों से वो खिलाड़ी आते हैं, है ना। तो अभी भी बहुत, अगर आप सीपीएल देखें, सीपीएल कैरेबियन लीग जो है, तो आप पाएंगे कि कितने जो है उसमें खिलाड़ी, हर टीम में आपको सब भारतीय नाम के ही, राम प्रवेश, ये इस प्रकार के, कृष्णा वगैरह खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। मेरे एक सवाल है कि स्कूल में ये भारत के बारे में पढ़ाते हैं? जी,
स्कूल में भारत के बारे में पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक में? हाँ हाँ, टेक्स्ट में वो डालते हैं, उनकी चूंकि उनकी हिस्ट्री है ना, वो तो भारत हिस्ट्री में तो वो पढ़ते ही हैं वो। अभी कोई तो और हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो, कृतज्ञता जी ज्ञापन। कोई एक और कोई आवाज आ जी, रही है, जी। किसी को पूछ लेने दीजिए उनको भी। जी जी हेलो, जी जी, सुपर्णा बोलिए जी। बोलिए। मैं डॉक्टर सुपर्णा बात कर रही हूँ, कोल्हापुर से, महाराष्ट्र। जी तो जी, ये सुपर्णा। अच्छा मौका मिला मुझे आपको सुनने का। आप और आयोजन समिति को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप जुड़े और कोल्हापुर से जुड़े। मैं देख रहा हूँ कि हाँ, बहुत से, देखिए मैडम ने इतना अच्छा आयोजन किया है कि कहाँ असम से, सिक्किम से और भी बहुत सारी जगहों से, कुछ मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज से भी मेरे कोई एक दो मित्र जुड़े हुए हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। इसी बहाने इतनी दूर से हम देख रहे हैं। जी बहुत जी जी। अच्छा आयोजन रहा है। बल्कि मैं आपको यहाँ पर तो सब जो भी जुड़े हैं लोग या प्रवासी साहित्य पर आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं और नूतन जी हमेशा विद्यार्थियों की सहायता के लिए, आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं हम लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, थैंक यू मैडम। हाँ, बिंदु जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पूरे बहुत अच्छा लगा थैंक यू बिंदु और जी। ज्ञानवर्धक और रोचक बातें बताई आपने। ऐसे जी हमें त्रिनिदाद का वेब गोष्ठी के भाग लेने वालों को आपने फ्री में घुमा दिया। हमारा तो जी, भ्रमण हो गया था। और मुझे मैं ये भी लगा कि वहां के जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके दर्द को भी आपने हमें महसूस कराया। उसके साथ साथ उनके भारतीयता के प्रति उनके जो लगाव है उसके और उसको बनाए रखने में उनकी निरंतर कोशिशों के बारे में भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और निश्चित रूप से वहाँ की शिक्षा, भाषा, संस्कृति, त्योहार, खान पान, रहन सहन सबके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बिंदु जी, प्रोत्साहन आपका मिला मुझे। अगले बार दूसरे विषय पर बोलेंगे हम लोग, है ना? ठीक। जी जी ठीक, थैंक यू। जी ठीक है कृतज्ञता मैडम। ज्ञापन के लिए मनीषा जो एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज की शोध छात्रा है उसको बुलाना चाहूंगी। मनीषा जी। सबको नमस्ते। आज इस विशेष अवसर पर मेरा कर्तव्य यहाँ धन्यवाद अर्पित करना है। आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी, आज हमें त्रिनाट में भारतीयता और हिंदी के बारे में सबसे अलग जानकारी दी है। अन्य देशों में हिंदी को जानने का अवसर मिला और ये भी इसका अवसर भी मिला कि वहाँ के संस्कृति, त्योहार, भोजन आदि सबके बारे में आपने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी। और मैं आज तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ कि इस विशेष गोष्ठी में आप अपना कीमती समय हमने दिया। धन्यवाद जी। सेंट पीटर्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विनोजा जोसेफ जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मर्यादा दर्शक के बिना वेब गोष्ठी सफल नहीं पाएगी। आपने न केवल इस विद्यालय को उच्चतम मानकों तक पहुंचाया कि बल्कि हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बिना विभाग के सभी कार्य अधूरे हैं। आपके सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल बना है। आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य संचालिका डॉक्टर सिंधु जी के बारे में जितना भी कहे तो उतना ही शब्द कम पड़ जाएगा। आपके मार्गदर्शन से ही हिंदी विभाग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और हम सभी को नए नए राहों में चलने की सफलता पाने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर सिंधु जी, आपका सार्थक प्रेम और मर्यादा दर्शक के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को
तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और यहाँ उपस्थित अन्य शोध छात्र हैं और उन लोगों सभी को मेरे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ठीक है। मनीषा जी। तो हम यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।